दूसरा था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड वन इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये तीन चीजें हम लेकर चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको कांस्टेंट कंप्लीट समझाया था कि व्हाट इज कांस्टेंट, जहां पर हमें समझ में आया था कि कांस्टेंट इज नथिंग बट अ सपोज्ड limit acted on any particle, है ना। किसी भी पार्टिकल में यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल के अंदर जब लिमिट इम्पोज कर दी जाती है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि यदि हम कहें कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम। वी ऑल नो, आप सभी को पता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है। अब यहां पर यदि हम कहें कि जो हमारा फोर्स है इज इक्वल्स टू m d2x by dx square, d2x by dy square। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, एंड वेलोसिटी इज, आपको जो वेलोसिटी होता है दैट इज dx by dt। तो यदि हम यहां से देखें तो यहां पर हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x by dt स्क्वायर। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन हो गया। जब हम बात क्लासिकल मैकेनिक्स की करते हैं तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जहां पर सिंगल डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ पर ये सिंगल डेरिवेटिव है तो हम इसको डॉट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जैसे ये डबल डेरिवेटिव है तो इसको हम डॉट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और यदि हम कहें एम एक्स डबल डॉट माइनस में एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जीरो, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जीरो। तो इस कंडीशन से हमें क्या पता चला, इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि यहां पर यदि जो पार्टिकल है उसका कितना मास है, और ये हम इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को हम डबल डॉट डिफरेंशिएशन के लिए एक्स डबल डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये किसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो इस ड्यूरेशन में हम कह सकते हैं ये इसकी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसके आगे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि यदि कोई पार्टिकल है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मोशन जब हम स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर जो पार्टिकल है इसके मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, हमें इसकी क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो रिप्रेजेंट हम इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इस पार्टिकल में मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यदि यहाँ पर इनका 3 डायमेंशन में हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्स वाई और जेड। ये इस पॉइंट के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। सिमिलरली यदि यहाँ पर हम दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x1 y1 और ये आपका z।
यही यदि हम तीसरा पार्टिकल लेते हैं तो इसका क्या होगा, x3, x2, y2 और z। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी पॉइंट के, कि हम उसको जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ये तीन सिंपल क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझते हैं तो यहां पर देखिएगा, यदि हम बात करते हैं पार्टिकल मोशन कॉन्फ़िगरेशन, पार्टिकल मोशन कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम वन पार्टिकल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वन पार्टिकल, तो वहां केवल आते हैं x, y और z पोजीशन वेक्टर। जब हम दो पार्टिकल की बात करते हैं तो दोनों पार्टिकल का देखिए जो मोशन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन होता है। जब हम किसी पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं तो वहां दो प्रकार का मोशन हमको देखने को मिलता है, एक ट्रांसलेशन मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन होता है। तो यदि हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको कि वो 3 एक्सेस में अगर प्रेजेंट है, मानते हैं x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और इसके परपेंडिकुलर में ये z एक्सेस है, ये 3 एक्सेस के बीच में यदि कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी करने के लिए जो हमारा एक वो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका मोशन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करेंगे। यदि हम एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो वहां का उसका अपन का एक्स वाई जेड हो जाएगा। यदि हम दो पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ x1, y1, z1 पहले पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का x2, y2, z2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए कितनी रिप्रेजेंटेशन है, 3। जहां पर दो पार्टिकल हुआ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया, कितना ट्रांसलेशन मोशन होगा, 6। सिमिलरली जब हम 3 पार्टिकल्स में आते हैं तो 3 पार्टिकल्स में क्या देखने को मिलेगा हमको, यही चीज हो जाएगी आपकी x1, y1, z1, दिस इज x2, y2, z2 एंड दिस इज x3, y3, z3। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है, यदि हम काउंट करते हैं तो ये हो गए हमारे कितने, 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, पहले 1 थे तो 3, फिर यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हो गए तो 6 और 3 पार्टिकल्स हो गए तो 9। इट मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 3n का बन रहा है। मतलब यदि हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, पार्टिकल्स की ट्रांसलेशन मोशन की हम स्टडी करते हैं कि यदि हम एक पार्टिकल को देखते हैं कि वो जब 3 एक्सेस में उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और देखते हैं वो मोशन कैसा कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, तो वो हमें 3 मिलते हैं। एक्स में उसका कुछ पॉइंट होगा, वाई एक्सेस में उसका कोई पॉइंट होगा और जेड एक्सेस में उसका कोई पॉइंट होगा। उसके मोशन, उसके एट दैट करंट पोजीशन क्या है उसकी, उसको जब हम देखते हैं तो वहां पे आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यदि एग्जैक्ट हम डेफिनेशन देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो दैट इज नॉट अदर देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। The smallest number of independent coordinate is defined as current position of system। मतलब किसी भी सिस्टम की करंट पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ये सिंपल पार्टिकल से इन पार्टिकल का सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन था, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिस तरह से इंक्रीमेंट ले रहे हैं उस तरीके से उनके जो पॉइंट्स हैं, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो उनके पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 6 हो गए, हाँ 9 हो गए। मतलब हम देख रहे हैं यदि यहाँ पर n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें समझ में क्या आ रहा है
कि 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, यदि हम क्या कर दें, यदि हम बात करते हैं दो पार्टिकल्स की और इन पे एक लिमिट इंपोज कर दी जाए। दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। यदि पार्टिकल ए को पार्टिकल बी से ज्वाइन कर दिया जाता है, मतलब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है पार्टिकल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप देखिएगा कि ये जो हमारे दो पार्टिकल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब समझिएगा, इसके 3 आपके अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस में वो जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, इसके 3 ट्रांसलेशन मोशन थे, इसके भी 3 ट्रांसलेशन मोशन थे। तो यहाँ पर जब हम इस पार्टिकल की लिमिट फिक्स कर दिए, इन दोनों पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। मान लो ए पार्टिकल है, ये क्या ए पार्टिकल है एंड दिस वन इज दी बी पार्टिकल। जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद में इनका एक्शन क्या हुआ, एक तो ये आपका, अगर हम देखें तो ये रोटेशनल मोशन भी फॉलो कर, अभी तक केवल क्या था आपका, अभी तक आपका केवल ट्रांसलेशन मोशन था, दोनों सिंगल सिंगल पार्टिकल थे, लेकिन जहां पर इसमें कांस्टेंट्स, जो हमने एक लिमिट लगा दी, दोनों को बाइंड कर दिया, तो ये जो कांस्टेंट लिमिट है वो इनका मोशन इफेक्ट करती है। ये लिमिट लगाने का मतलब है कि इसमें हम जो कोऑर्डिनेट है इसको हम कैसे शॉर्टेन कर सकते हैं। अब लिमिट एक्सप्लोज करने के बाद इसका जो आपको मोशन दिखेगा, एक मोशन इसका ऐसा होगा, एक स्टेशनरी होगा और दूसरा ऐसा रोटेशनल मोशन देगा। ठीक है, एक तो इसका रोटेशनल मोशन होगा और एक इसका इस प्रकार का मोशन होगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए, ये यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर एक तो ये रोटेशन कैसे करेगा, एक रोटेशन ये अपने एक्सेस में ऐसे करेगा, रोटेट करेगा, और दूसरा वो इस तरीके से रोटेट करेगा। मतलब यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 इसके ट्रांसलेशन मोशन है, 3 इसके ट्रांसलेशन मोशन है, 3 इसके कौन से मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 2 इसके रोटेशनल मोशन। कैसे मोशन है, और रोटेशनल मोशन। इसको मैं और अच्छे से ग्राफ में आपको बताती हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो यहां पर देखिएगा कि ये किस प्रकार का रोटेशनल मोशन करता है। यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किया जाता है, ये कांस्टेंट या लिमिट लगा दी, तो ये कैसे 2 मोशन करता है, इनके 2 मोशन को देखिए। एक मोशन इसका ऐसा होगा, रोटेशनल मोशन, ठीक, और एक मोशन इसका ऐसा होगा, ठीक है, एक मोशन इसका ऐसा होगा। तो जब हम बात करते हैं ये 2 पॉइंट की, ए और बी की, तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, यहां पर हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर पहला तो हमको पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, कि एक्स वाई जेड में इसका क्या है, जो एक पॉइंट स्टेशनरी है उसका हमने एज अ पॉइंट लिया, एक्स वाई जेड। दूसरा, जब ये हमारा इस प्रकार का मोशन कर रहा है, जब हमने लिमिट इंपोज की, जब हमने लिमिट इंपोज की और वो इस प्रकार का मोशन कर रहा है, इस प्रकार का मोशन कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन करने में वो क्या शो कर रहा है, वो फाई कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। इस प्रकार के मोशन में क्या शो कर रहा है, फाई कोऑर्डिनेट। और जब वो ऊपर में सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, इस तरीके का सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ किस कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वो थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ एक्स वाई जेड तो थे ही, इसके साथ आएगा आपका थीटा और क्या आएगा आपका फाई।
तो काउंट करिए कि हमें कितने कोऑर्डिनेट मिले यहाँ पर। तो यहाँ हमको कोऑर्डिनेट की जो संख्या है 1 2 3 4 5 कितने मिले? 5 मिले। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। देखिए जब हमने एक पार्टिकल का देखा तो हमें 3 ट्रांसलेशन मोशन देखने को मिले, एक्स प्लेन में एक्स, वाई प्लेन में वाई और जेड प्लेन में जेड। जब हमने 2 पार्टिकल देखे तो वहां हमें एक्स प्लेन में मिला x1 y1 z1 और दूसरे पार्टिकल का मिला x2 y2 z2। ऐसी तरीके से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रहे थे तो 3 के मल्टीपल हो रहे थे, 3 के मल्टीपल हो रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने लिया 3n, जहां n हमने क्या लिया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब वहां पर लिमिट इंपोज की गई, कॉन्स्टेंट्स या लिमिट आपकी क्या की गई? इंपोज की गई। लिमिट इंपोज करने के बाद में इनका जो मोशन है और इनका जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन है डिक्रीज होता है। यहां हमने देखा कि वो यहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल मोशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो 2 रोटेशनल मोशन भी कहेंगे। यहां पर आ जाता है स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, जहां पर हम फाई या थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से हम फाई या थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करके भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? फाई। इट मीन्स यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 2 थे। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। बट इस फॉर्मूले में एक और चीज आती है, दैट इज कांस्टेंट। आप कितनी लिमिट लगा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट करते हैं। इस केस में हमने केवल एक लिमिट लगाई थी। कितनी लिमिट लगाई थी? एक लिमिट लगाई थी। तो यहाँ पर हम 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे कितने आएंगे? यहाँ पर हमारे यहाँ पर आएंगे 5 कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3n - k। तो जहां पर n क्या होता है? Here n is equals to number of particles and k is equals to cost, कि हम कितनी लिमिट इंपोज करवा रहे हैं। अब इसी के आगे थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की। किसकी बात करते हैं? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक पेंडुलम की बात करते हैं। हमने एक पेंडुलम क्या कर दिया? लटका दिया। और इस पेंडुलम की जो लिमिट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो लेंथ है इसको हमने फिक्स कर दी। अब हमें पता है कि पेंडुलम जो है इस तरीके से मूव करेगा। अब देखिए यदि हम इसको एक्स वाई जेड प्लेन में बनाते हैं तो यहां पर यदि हम देखें तो ये सिर्फ 2 मोशन करेगा। यहां से यहां तक जाएगा, देन आफ्टर यहां से यहां तक जाएगा। पेंडुलम इसी तरीके से मूव करता है। तो जब मूव करके वो पेंडुलम यहां पहुंचेगा तो ये यहां पर क्या एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। यहां हम देखते हैं मॉड्यूलाई आर, जो इसकी आर होगा वो क्या रहेगा? एल रहेगा, जो कि क्या लेंथ है इसकी, जो कि क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन यहां पर हमको देखने को क्या मिलता है कि यहां पर जो थीटा है वो चेंज होता रहेगा। थीटा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर यहां पर हम देखें, यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी आपकी? देखा जाए यहाँ पर तो इसे 2 प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन एक्स और वाई में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल कितने हैं? पार्टिकल 1 है। पार्टिकल कितने हैं? पार्टिकल 1 है। तो यहाँ पर 3 × 1 आ गया। अब यहाँ पर लिमिट कितनी लगाई गई? आप तो लिमिट देखिएगा, एक लिमिट तो यहाँ पर क्या लगा दी गई है? लेंथ लगा दी गई है।
और दूसरी लिमिट यहाँ पर क्या लगा दी गई है, यहाँ फाई लगा दिया गया है। देखो जब हम किसी पेंडुलम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने लटका दिया, ये मूव कर रहा है, प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा इसलिए, बट मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका थीटा तो बन रहा है, लेकिन ये इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? किसको हमने इससे क्या कर दिया है, इससे लटकाया है। ये जो हमारा बेस है इससे हमने इसको अटैच किया है, तो ये ऐसा मोशन तो कर रहा है बट वो इस तरीके का मोशन नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक लिमिट तो इसकी लेंथ है, एक लिमिट तो इसकी लेंथ है, लेकिन दूसरी लिमिट क्या है, फाई। यहाँ पर यदि हम k की बात करते हैं, k इज इक्वल टू 2, तो इस 2 में जो पहली लिमिट है दैट इज लेंथ, जिस लेंथ से इस पेंडुलम को लटकाया गया है, और इसकी जो दूसरी लिमिट है दैट इज फाई। फाई क्यों है? क्योंकि आप हमेशा देख रहे हैं यदि इस पेंडुलम को ऊपर से अटैच किया तो इस तरीके से मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ दो लिमिट है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका पार्टिकल 1 है, तो यहाँ 3 लिमिट 2 है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 1 आएगी। और नॉर्मली हम देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आपको समझ में आ रही है, 2। बट इसका रियल कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के साथ में यहाँ पर 2 लिमिट इंपोज हुई है। एक तो एक लेंथ के साथ उस पेंडुलम को बांधा गया है, और दूसरी लिमिट ये है कि वो जो पेंडुलम है वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, ना कि इस तरीके का। तो यहाँ पर फाई भी क्या होगा आपका, फाई भी यहाँ पर एक लिमिट की तरह कार्य करेगा। उसकी लिमिट बनाने के कारण उसने फाई इंट्रोड्यूस। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट शो नहीं हो रहा है, यहाँ 2 लिमिट होने के कारण यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आई थिंक मैंने आपको कई सारी चीजें इसमें समझाई हैं, कुछ चीजें और हम रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ चीजें और हम समझेंगे। और यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं जहां से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो हम डायरेक्ट a को क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर v से शुरू करते हैं, तो v को हम x डॉट लिखेंगे, a को हम x डबल डॉट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि डबल डॉट है मतलब ये क्या है, हमारा डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ सिंगल डॉट का मतलब क्या हो गया, ये सिंगल डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इन शॉर्ट यदि हम देखें तो हमने कांस्टेंट का एक कंक्लूजन क्या निकाला था कि कांस्टेंट एक लिमिट है जो कि मोशन ऑफ पार्टिकल में इंपोज की जाती है। यदि हम किसी पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं तो उसके मोशन में जब हम एक लिमिट इंपोज करते हैं तो उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, दैट लिमिट इज नोन एज कांस्टेंट। और जब हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ, or when we going out for the current position of any particle, then the smallest number of independent coordinates, जिसके थ्रू हम किसी भी पार्टिकल की करंट पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, that is not other than degree of फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है दैट इज 3n माइनस k। जहां पर हमने क्या समझा, जहां पर हमने समझा कि जो n है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल, हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल का मोशन स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है कि हम कितनी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल ये था जहां हमने देखा यहाँ 2 रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर 3 उसके ट्रांसलेशन मोशन हो रहे हैं। फिर इसको हमने फॉर्मूले के थ्रू भी डिफाइन करके देखा। देन आफ्टर हमने देखा जब हम किसी पेंडुलम को एक लिमिट देके अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें थीटा मिलता है, हम थीटा से भी उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक और लिमिट इंपोज है क्योंकि वो किसी चीज पे लटका हुआ है, जिसके कारण वो इस तरीके का मोशन कर रहा है। थीटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है, but this is not representable in the spherical structure। यहाँ पर वो फाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर फाई क्या है हमारा, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा फाई है वो भी एक कांस्टेंट की तरह ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ 2 कांस्टेंट हो गए, एक तो लिमिट हो गई जिस लेंथ से उसको टांगा गया, दूसरा हो गया है हमारा फाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 थे, तो 3 × 1 - 2 दैट इज 1। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, आई थिंक
कि मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करना किया होगा आपके सामने, और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगी जहां हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को समझते हुए हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझेंगे, डी एल्सबर्ट प्रिंसिपल को समझेंगे, हम वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, और इसी तरीके से हमारी जो जर्नी है क्लासिकल मैकेनिक्स की इसको कंप्लीट करेंगे, और जो हमारे बड़े बड़े मतलब काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच to be with me.